चलो देखते हैं आज। सबसे पहले लास्ट टाइम जाते जाते हम लोगों ने मीडियन से रिलेटेड सेंट्रॉइड, फिर हमने ऑल्टीट्यूड तो इग्नोर मार दिया था, एंगल बाइसेक्टर और उससे रिलेटेड वर्ड क्या था, इन सेंटर। ठीक है, आज हम एक बार सबसे पहले देखते हैं कि ऑल्टीट्यूड का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को आइडिया है कि व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? हाइट। और कुछ बताओ ऑल्टीट्यूड के बारे में। हाँ, ऐसा ले लेते हैं। चलो यहाँ देखो, ये इसको भी रहने ऐसे देखो। अब ध्यान से समझना है एक बार। बिफोर अगेन गोइंग इनटू एक्चुअल डेफिनेशन, मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक बार मीडियन रिकॉल करा दो कि मीडियन क्या था। लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड मीडियन। कितना मीडियन होगा? तीनों मीडियन के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर। वेरी गुड। उसके बाद में अपने आता था एंगल बाइसेक्टर। व्हाट वाज एंगल बाइसेक्टर? लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स विद द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल इन सच अ वे सच दैट की एंगल एट द वर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलते थे? एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते थे बताओ? एंगल बाइसेक्टर। इसके बाद में आता है अपना शब्द ऑल्टीट्यूड। क्या आता है बताओ? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या बोलता है कि आप वर्टेक्स से एक लाइन बनाओ, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि मिड पॉइंट पे जाके मीट करें, ठीक है, एंड नॉट नेसेसरी कि वर्टेक्स वाले एंगल का 2 इक्वल पार्ट करें। लेकिन नेसेसरी क्या है इसके केस में कि जहाँ ये बेस को काटे ना, वो वाला पॉइंट पे एंगल जो बन रहा हो कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री। कितना बनना चाहिए बताओ? 90 डिग्री। तो इस टाइप की चीज़ को आप कह सकते हो ट्राइंगल का ये क्या हो जाएगा? ऑल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा बताओ? ऑल्टीट्यूड। वापस से एक ट्राइंगल के पास में टोटल नंबर ऑफ ऑल्टीट्यूड कितना होगा? 3। आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल के पास में टोटल नंबर ऑफ ऑल्टीट्यूड कितना होगा? 3। और तीनों ऑल्टीट्यूड का जो मीटिंग पॉइंट होगा उस मीटिंग पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं बताओ? ऑर्थो सेंटर। एक बार मेरे को फिर से एक्सप्लेन करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्राइंगल। लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स एंड मीटिंग द ऑपोजिट साइड एट 90 डिग्री। मीटिंग द ऑपोजिट साइड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड व्हाट? ऑल्टीट्यूड। हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड कैन अ ट्राइंगल हैव? 3। एंड व्हाट इज देयर मीटिंग पॉइंट कॉल्ड? ऑर्थो सेंटर। यहाँ तक ओके है। अभी एक बहुत ही अटपटा सा अजीबोगरीब सा बात है, उस बात को हम लोग को समझना चाहिए। जैसे मीडियन के केस में क्या है कि ट्राइंगल चाहे आपका जैसा भी हो देखने में, ठीक है ना, सीधा हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, लंबा हो, चौड़ा हो, हर टाइप के ट्राइंगल के अंदर में जब आप मीडियन ड्रॉ करेंगे तो सारा का सारा मीडियन कंप्लीटली ट्राइंगल के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। नो पार्ट ऑफ द मीडियन विल कम आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, सेम इज गोइंग टू हैपन विथ एंगल बाइसेक्टर्स कि चाहे आपका ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे स्केलेन ट्राइंगल हो, चाहे जैसा भी ट्राइंगल हो, सब केस के अंदर में यू विल फाइंड कि आपका जो एंगल बाइसेक्टर है 3-2, वो तीनों एंगल बाइसेक्टर कंप्लीटली ट्राइंगल के अंदर के रीजन में ही रहेगा और उन तीनों का मीटिंग पॉइंट भी उसके अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ऑल्टीट्यूड के साथ में क्या केस है देखो कि अगर आपका ट्राइंगल एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है तो उस केस में तो तीनों ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर हो। लेकिन अगर आपका ट्राइंगल सपोज करो कि एक्यूट एंगल से चेंज होकर ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है, जैसे मैं बनाता हूँ एक, देखो आप, या इसको रहने दो, ऐसा देखो, सपोज करो कि ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, और फिर लास्टली सपोज करो कि यहाँ से ऐसा। इस टाइप का ट्राइंगल अगर हम लेते हैं तो इस टाइप के ट्राइंगल में क्या होगा देखो, 3 ऑल्टीट्यूड होना चाहिए। मैं एक एक करके बनाने का ट्राई करता हूँ। सपोज करो कि एक ऑल्टीट्यूड यहाँ से ऐसा आएगा 90 डिग्री पे, तो ये ऑल्टीट्यूड तो आपको ट्राइंगल के अंदर दिखाई देगा बिना कोई इशू के, ठीक है। लेकिन इस वाले पॉइंट से अगर आप ऑल्टीट्यूड बनाने का ट्राई करोगे तो वो ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। और वो एक्चुअली बेस को मीट नहीं करता है, वो एक्सटेंडेड बेस को किसी पॉइंट पे जाके मीट करता है। मान लो कि ये एक्सटेंडेड बेस है आप, ठीक है। अब आप लोग में से किसी एक का आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि सर ये चीज़ तो ज़रूरी नहीं है। हाँ सही बात है, मन में ऐसा विचार आ सकता है आपके कि सर ये अंदर क्यों नहीं हो सकता। मान लो कि आप मेरे से आर्ग्यू कर सकते हो कि सर मेरे हिसाब से ना ऑल्टीट्यूड ये ऑरेंज लाइन जैसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा उसका, सोचना आप ध्यान से। मेरा क्लेम ये है कि अगर मेरा ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल रहता है, जैसे सपोज करो कि ये वाला एंगल कितना होगी 90 डिग्री से ज़्यादा, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के अंदर में माई क्लेम इज कि ऑल द ऑल्टीट्यूड्स विल नॉट लाई इनसाइड द ट्राइंगल। जो इस वाले वर्टेक्स से स्टार्ट होगा वो तो ट्राइंगल के अंदर होगा, लेकिन बाकी दो ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर होगा, ठीक है। ये मेरा क्लेम है। अब आपका लेकिन डाउट ये हो सकता है कि सर वाई, क्यों मेरा इस पॉइंट से आने वाला ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर नहीं हो सकता। तो देखो उसका मैं आपको आर्ग्यूमेंट देता हूँ। सपोज करो कि थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात को ट्रू मान लेता हूँ कि जो ऑल्टीट्यूड है वो ये ऑरेंज वाला लाइन होना चाहिए। तो यदि ये ऑरेंज वाला लाइन ऑल्टीट्यूड होना चाहिए तो ये एंगल कितना होना चाहिए फिर 90 डिग्री। और ये एंगल ऑलरेडी कितना है
समथिंग मोर देन 90 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा? मोर देन 180 डिग्री। हाउ इज इट पॉसिबल इनसाइड ए ट्राइंगल? क्योंकि अगर ये सच्ची में ऑल्टीट्यूड है तो ऑरेंज लाइन, व्हाइट लाइन और ये वाला लाइन मिला के भी तो एक ट्राइंगल तो बन ही रहा है, तो उस ट्राइंगल का तीनों एंगल मिला के कितना होना पड़ेगा? 180 डिग्री। इसको लेकिन यदि आप बोलते हो कि सर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये लोग दोनों का ही सम मिला के 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। देयरफॉर आपका ऑल्टीट्यूड इस सिचुएशन में इस टाइप का लाइन तो नहीं हो सकता। आया बात समझ? उस ऑल्टीट्यूड को कहाँ होना पड़ेगा? ट्राइंगल से बाहर होना पड़ेगा। इनफैक्ट इस वाले वर्टेक्स से भी यदि आप ऑल्टीट्यूड बनाओगे ना, तो इसका ऑल्टीट्यूड भी ट्राइंगल से बाहर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कहाँ एग्जिस्ट करेगा मैं बना के दिखा देता हूँ। देखो, मानो कि ऐसा मेरा ट्राइंगल है और सपोज करो कि इसके साइड को हम अपन ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे। ठीक है, ये ग्रीन वाला इसका एक्सटेंडेड साइड है। अब इसका जो एक्सटेंडेड साइड है उसके ऊपर में जब आप इससे ऑल्टीट्यूड बनाओगे तो वो कुछ ऐसा सा है। देखो, आया बात समझ? क्लियर है? और ये वाले में ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये चीज़ थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड के केस में डिफरेंट है। ऑल्टीट्यूड के केस में क्या होता है कि 3 ऑल्टीट्यूड तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर ट्राइंगल मेरा सपोज करो कैसा है, एक्यूट एंगल, तो वो तीनों ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा और उन तीनों का मीटिंग पॉइंट भी अंदर ही लाई करेगा और उस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। लेकिन अगर मेरा ट्राइंगल कैसा है? ऑब्ट्यूस एंगल। मैं इसमें सब ये जो कचरा वाला पार्ट है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये सब का तो जरूरत नहीं है हम लोग को। एक सेकेंड, एक्यूट होने से सारा का सारा ऑल्टीट्यूड अंदर लाई करेगा, जैसे इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल। लेकिन अगर ट्राइंगल खुद अपने आप में ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो एक ऑल्टीट्यूड अंदर होगा, 2 ऑल्टीट्यूड बाहर होगा। कौन सा ऑल्टीट्यूड अंदर होगा? जो ऑब्ट्यूस एंगल वाला वर्टेक्स है ना, उस वर्टेक्स से जो ऑल्टीट्यूड बनेगा आपका वो ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। लेकिन बाकी 2 वर्टेक्स से जो आने वाला ऑल्टीट्यूड है वो कहाँ लाई करेगा? ट्राइंगल से बाहर लाई करेगा। अब पूछोगे सर इस केस में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा? तो देखो, ऑर्थो सेंटर जो है, अभी ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है तो इसीलिए अच्छे से नहीं भी आ सकता है, बट कहीं ना कहीं इसको पीछे प्रोड्यूस करूँ, इसको नीचे प्रोड्यूस करूँ और इसको भी पीछे प्रोड्यूस करूँ, तो ये लोग एक पॉइंट पे आके मिलेगा इससे बाहर, और ऑर्थो सेंटर भी आपका कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। आया बात समझ? इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा जो है वो इस पिक्चर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखो कि इसमें ये वाला है अपना 90 डिग्री वाला वर्टेक्स। ठीक है, तो इस पॉइंट से निकलने वाला जो एक ऑल्टीट्यूड है वो कहाँ है? ट्राइंगल के अंदर। इसका वाला ऑल्टीट्यूड कहाँ होगा? बाहर। और इससे निकलने वाला ऑल्टीट्यूड भी कहाँ होगा? बाहर। और सबको जब आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो ये बाहर कहीं पे जाके आपको एक ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। आया समझ? पक्का क्लियर है ये वाला चीज़? तो एक बार आगे बढ़ने से पहले मेरे को और आप लोग फटाफट सारा चीज़ रिमाइंड करा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन मी कि व्हाट इज मीडियन। The line joining the vertex with the midpoint of the opposite side is called median. How many median will a triangle have? 3. And what will be their meeting point called? सब गलत है। एपीसेंटर बोल दो। वाह बढ़िया। एपीसेंटर भूकंप के लिए होता है। हाँ, इन सेंटर। हे प्रभु, सबको हॉर्लिक्स पिलाऊंगा मैं एक क्लास अगले क्लास से। सेंट्रॉइड। एक बार फिर से रिमाइंड कराओ, व्हाट इज मीडियन? Line joining vertex with the midpoint of the opposite side of the triangle is called median. How many median will a triangle have? 3. And उनका मीटिंग पॉइंट को क्या बोला जाएगा? सेंट्रॉइड। उनका मीटिंग पॉइंट को क्या बोला जाएगा? सेंट्रॉइड। और सारा मीडियन हर सिचुएशन में ट्राइंगल के अंदर ही होगा कि कभी कभी बाहर भी हो सकता है। मीडियन हमेशा अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मीनिंग क्या है? लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल एट 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। कितना ऑल्टीट्यूड होगा ट्राइंगल के पास में? 3। तीनों ऑल्टीट्यूड के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। सारा ऑल्टीट्यूड हमेशा अंदर की कभी कभी अंदर कभी कभी बाहर, कभी कभी अंदर कभी कभी बाहर। कब कब अंदर? जब ट्राइंगल होगा एक्यूट एंगल तो सारा ऑल्टीट्यूड अंदर और मीटिंग पॉइंट को क्या बोला जाएगा? ऑर्थो सेंटर, वो भी रहेगा अंदर। लेकिन अगर ट्राइंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूस, ठीक है, सॉरी इसमें मैं थोड़ा सा गलत बोल गया शायद, ये 90 डिग्री नहीं था अपना, ये ऑब्ट्यूस एंगल था। ठीक है, तो अगर एंगल होगा आपका ऑब्ट्यूस, तो ऑब्ट्यूस एंगल होने से तीनों ऑल्टीट्यूड अंदर नहीं होगा। ऑब्ट्यूस एंगल वाले वर्टेक्स का जो ऑल्टीट्यूड होगा वो अंदर होगा और बाकी दोनों ऑल्टीट्यूड कहाँ होगा? बाहर होगा। ठीक है, और तीनों के मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर, वो भी बाहर ही होगा। फिर आता था अपना एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स विद द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल सच दैट कि द एंगल एट द वर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और तीनों के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? इन सेंटर। और एंगल बाइसेक्टर सारा का सारा हमेशा अंदर की कभी कभी अंदर कभी कभी बाहर। इसमें कोई झमेला नहीं है, एंगल बाइसेक्टर हमेशा कहाँ होगा? अंदर होगा। क्लियर है मेरे ख्याल में? ओके, ये सारा चीज़ पूछा नहीं जाएगा, बट ये सारा आपको अगर पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। इसके बाद में एक आइडिया है, ये चीज़ भी देखो क्लास 9 का ही आइडिया है। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का।
तो अगला चीज़ हम लोग को जो पढ़ना है वो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप किसी 2 डायमेंशनल शेप को वैसे कंपेयर करते हैं तो बेसिकली हम 2 ही चीज़ कंपेयर करते हैं, एक है उसका शेप और दूसरा क्या है उसका साइज, ठीक है। तो इफ़ देयर आर 2 फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज, तो उस टाइप के फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या बोलेंगे उनको बताओ, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कोई कन्फ्यूजन है कि क्लियर है पूरा पूरा? मेरे को एक बार फिर से बताओ, कौन सा फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलोगे आप? जिनका शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा, ठीक है ना। 2 फिगर को कंपेयर करने के लिए हम 2 ही पैरामीटर को ऑब्जर्व करते हैं, एक है उसका शेप और दूसरा है उसका साइज। और अगर शेप और साइज दोनों सेम हो तो फिगर को हम लोग कैसा फिगर बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग, जैसे कैरम का कॉइन, ठीक है ना। आप इसको एक के ऊपर एक बिठाते जाओ, सारा का सारा कॉइन सेम साइज का होता है तो अच्छे से ओवरलैप हो जाता है। आप कोई भी बिस्किट का पैकेट फाड़ लो, ऐसा नहीं कि एक बिस्किट इतना बड़ा एक बिस्किट इतना छोटा, सारा बिस्किट सेम साइज का ही होता है, ठीक है। उनका शेप भी सेम होता है और उनका साइज भी सेम होता है। तो ये सारा को भी हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये लोग कैसा फिगर्स हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट आइडिया आता है कि इफ़ वी नाउ नो कि व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए हमने क्या जाना बताओ कि शेप और साइज ये दोनों अगर सेम होगा तो उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो वैसे ट्राइंगल्स के लिए भी सेम ही आइडिया है कि इफ़ वी हैव 2 ट्राइंगल्स जिनका शेप भी सेम है और जिनका साइज भी सेम है, तो वैसे ट्राइंगल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। वैसे ट्राइंगल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब अगर ट्राइंगल्स आपका कॉन्ग्रुएंट होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग ध्यान से समझो। इस चीज़ में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ये वाला मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ इसको। देखो, 2 congruent triangles can be overlapped on each other so as to cover each other exactly. 2 congruent triangles can be overlapped on each other so as to cover each other completely. अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज़ को तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आई थिंक आज के बाद कभी भूलोगे नहीं आप। एक बार देखो तो सेम साइज हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं। अब देखो तो अभी भी नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ऑलमोस्ट हो रहा है ना, इतना मेरे को वैसे डिस्टिंग्विश चाहिए भी ताकि दिखाई देता है। अब आप ध्यान से एक चीज़ देखो, ठीक है ना। मान लो कि मैं इसका नाम दे देता हूँ A B C और मान लो कि इसका नाम है P Q और R। सबसे पहले तो ये समझो कि इसका शेप और साइज, इसके शेप और साइज से अगर सेम हो गया तो हम लोग बोलेंगे क्या, इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे बताओ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस बात को लिखेंगे कैसे, इस बात को लिखेंगे ऐसे कि ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये वाला होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। दिस इज द वे हाउ वी राइट इट, ठीक है। एंड इफ द 2 ट्रायंगल्स आर रियली कॉन्ग्रुएंट, समथिंग मैजिकल विल हैपन हियर। क्या मैजिकल होगा, देखो आप ध्यान से कि इस ट्रायंगल को उठा के यदि मैं इस पे ओवरलैप कराऊं तो ये विल फाइंड कि एकदम एग्जैक्टली ये लोग एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए। देखो आया बात समझ। अब ये ओवरलैप होने के चक्कर में क्या हुआ वो चीज़ थोड़ा आप समझने का ट्राई करो। पहले एक बार वापस यहीं रखता हूँ इसको। ये चीज़ दिखाई दे रहा है आपको? मेरे को बताओ कि इसके पास में कितना एंगल है, कितना साइड है, पहले वो बताओ आप। 3 एंगल 3 साइड, बताना ज़रा कौन कौन सा एंगल है। एंगल P, एंगल Q, एंगल R। और साइड्स बताओ। यही साइड पूछ रहा हूँ, एंगल PQ बोल रहे हो। PQ, QR और PR। कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर? इसका साइड्स और एंगल्स बताओ। एंगल A, एंगल B, एंगल C और साइड्स AB, BC और AC या C जो भी बोलो, चलेगा? आया समझ? अब आप देखो कि अगर ये लोग सच्ची में कॉन्ग्रुएंट है ना, तो उस केस में क्या होगा कि वन ऑफ द ट्राइंगल्स कैन बी इजीली ओवरलैप्ड ऑन द अदर सो दैट टू कवर ईच अदर कंप्लीटली। और ये कवर हो जाने के वजह से कैन आई डिक्लेयर सर्टेन थिंग्स। देखना ध्यान से, इसके अंदर में जो एंगल A था, मतलब ऑरेंज वाले में जो एंगल A था और ग्रीन वाले में जो एंगल P था, आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों इक्वल हो गया है? आया बात समझ? तो हम कह सकते हैं कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पे ओवरलैप करा पाएंगे, और ओवरलैप अगर करा पाएंगे तो पहले ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल। और यहाँ पर कौन है वो करस्पॉन्डिंग एंगल, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल P। सो आई कैन से कि नाउ एंगल A हैज बिकम इक्वल टू एंगल P। डू यू एग्री टू दैट? और क्या हो सकता है बताओ? आप इस वाले पॉइंट को देखो तो यू विल फाइंड कि ऑरेंज वाले ट्राइंगल का एंगल B हैज नाउ बिकम इक्वल विथ ग्रीन वाले ट्राइंगल का एंगल Q। तो क्या बोल सकते हैं बताओ? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। आया समझ? सिमिलरली अगर कोई बच्चा इस वाले पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करे तो उसको क्या दिखेगा बताओ? एंगल C हैज बिकम इक्वल टू एंगल
आर। तो यहाँ मिल जाएगा मेरे ख्याल में एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। देखो यहाँ तक आया समझ के नहीं आया समझ। फिर से कोई बच्चा अगर ध्यान से सोचे, ठीक है ना, और इस फिगर को ऑब्जर्व करे तो उसको क्या दिखेगा कि ऑरेंज वाले का ए बी साइड और ग्रीन वाले का पी क्यू साइड का लेंथ क्या हो गया एक दूसरे से इक्वल। आया बात समझ। सिमिलरली ऑरेंज वाले का बी सी साइड, ठीक है ना, और ग्रीन वाले का क्यू आर साइड क्या हो गया एक दूसरे से इक्वल। और फिर से ऑरेंज वाले का ए सी साइड ग्रीन वाले के पी आर साइड से क्या हो गया इक्वल। तो साइड्स में भी ये रिलेशनशिप आ जाएगा। लिखाओ तो मेरे से क्या क्या आएगा बताओ। नेक्स्ट क्या बोल सकता हूँ मैं इसके अलावा, आई थिंक ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, और बोलो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, और बोलो ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। तो मैं शुरू से यहाँ तक पहुँचने का ट्राई करूँगा, ध्यान से एकदम सुनते रहो इसको, ठीक है। अगर कोई दो अलग अलग ट्राइंगल है जिनका शेप एज वेल एज साइज बोथ आर सेम टू सेम, तो वैसे ट्राइंगल्स को क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एक प्रॉपर्टी है कि एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को उठा के दूसरे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पे जब आप ओवरलैप कराओगे तो दे विल एग्जैक्टली कवर ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन कि पहले ट्राइंगल का 3 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा इक्वल, और पहले ट्राइंगल का 3 साइड दूसरे ट्राइंगल के 3 करेस्पॉन्डिंग साइड से फिर से क्या हो जाएगा इक्वल। आया बात समझ। और ये जो इक्वल होने वाला चीज़ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं CPCT। क्या बोलते हैं बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये कितना समझ में आया ये बताओ, थोड़ा पूरा। अच्छा, इसमें नेम राइटिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है, नेम राइटिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है आप यहाँ देखो ध्यान से और समझना इस चीज़ को भी, इसको भी भविष्य में याद रखेंगे हम लोग। हमने कैसे लिखा था इसको कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। तो आप देखो कि हुआ क्या, देखना A गॉट कनेक्टेड विथ P फर्स्ट पोजीशन विथ फर्स्ट पोजीशन, B गॉट कनेक्टेड विथ Q सेकंड पोजीशन विथ सेकंड पोजीशन। इनफैक्ट मैं इसको एक बार और दिखाऊंगा। देखो A गॉट कनेक्टेड विथ P का मतलब है कि एंगल A बिकेम इक्वल टू एंगल P, B गॉट कनेक्टेड विथ एंगल Q का मतलब है कि एंगल B बिकेम इक्वल टू एंगल Q, एंड C गॉट कनेक्टेड विथ R का मतलब है कि एंगल C बिकेम इक्वल टू एंगल R, ठीक है। फिर आप नोटिस करो कि इसका AB और इसका PQ गॉट कनेक्टेड एंड AB बिकेम इक्वल टू PQ, मतलब नाम से ही ये डिसाइड होता है। आया बात समझ। फिर इसका BC गॉट कनेक्टेड विथ इसका QR एंड V गॉट BC इक्वल्स टू QR। आया बात समझ। और इसका AC PR गॉट कनेक्टेड एंड V गॉट AC इक्वल्स टू PR। तो नाम राइटिंग पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा कि बार बार तो हम फोटो बना के ओवरलैप कर करके नहीं देखेंगे। तो जैसे पैटर्न में वो नाम लिखा हुआ होगा उसी पैटर्न में ये सब सारा का सारा इक्वालिटी हम डिक्लेयर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ABC कॉन्ग्रुएंट PQR होने से तो ये सब डिक्लेयर करना है। नाउ लेट मी शो यू अनदर थिंग, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो, थोड़ा सा अगर मैं नाम का ऑर्डर चेंज कर दूँ सपोज करूँ, ठीक है। अब मान लो कि मैं लिखता हूँ कि ABC ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू लेट्स से ट्राइंगल QPR, ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने। तो इस सिचुएशन में आप ये सारा का सारा डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। इस सिचुएशन में डिक्लेरेशन अलग होगा। कैसा होगा आप लोग बताओ, बोलो आप बोलो। एंगल A विल बिकम इक्वल टू एंगल Q, वेरी गुड। एंगल B विल बिकम इक्वल्स टू एंगल P, वेरी गुड। एंगल C विल बिकम इक्वल टू एंगल R। साइड से बताओ मेरे को, AB इज इक्वल्स टू QP, बहुत बढ़िया। और बोलो BC इज इक्वल्स टू PR, वेरी गुड। और बताओ AC इज इक्वल्स टू QR। कितना आया समझो, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि नाम हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि नाम पे ही ये डिक्लेरेशन डिपेंड करता है। और नाम अगर आपने गलत लिख दिया तो आपका ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन सारा का सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार और रिपीट करता हूँ और फिर अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे। सबसे पहले बताओ मेरे को कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है, जिसका शेप एंड साइज दोनों क्या होगा सेम। और अगर शेप और साइज सेम है तो उसको बोलना है हमको कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब क्या है, दो ट्राइंगल जिनका शेप और साइज क्या हो सेम। पहला बात तो ये। दूसरा बात कि अगर शेप और साइज सेम है तो ट्राइंगल्स को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और प्रॉपर्टी वो क्या फॉलो करेगा कि एक ट्राइंगल को उठा के दूसरे ट्राइंगल पे जब आप ओवरलैप कराओगे तो दे विल एग्जैक्टली कवर ईच अदर, जो हमारे इस पिछले पेज पे हम देख रहे थे, ठीक है। एंड इफ दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली देन व्हाट विल हैपन कि पहले ट्राइंगल का 3 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब जो जिसके साथ ओवरलैप कर रहा है वो उसके साथ जाके क्या हो जाएगा इक्वल, और जो साइड जिसके साथ ओवरलैप कर रहा है वो साइड भी अपने करेस्पॉन्डिंग साइड के साथ में जाके क्या हो जाएगा इक्वल। और ये जो इक्वल होने वाला काम होता है इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं CPCT, ठीक है। और CPCT बिना फोटो के हम डिसाइड कैसे करेंगे, नेमिंग के ऑर्डर से। नेमिंग जैसे ऑर्डर में किया रहेगा उसके हिसाब से हम ये डिक्लेयर करेंगे।
नेमिंग का ऑर्डर चेंज करोगे, आपका डिक्लेरेशन का भी जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। बोलो यहाँ तक सब क्लियर है कि नहीं क्लियर? थोड़ा पूरा चलें, आगे चलें। यहाँ तक ऐसा समझो कि क्लास 9 ही चल रहा था। इनफैक्ट और भी जो मेरा नेक्स्ट हेडिंग है वो भी क्लास 9 ही है। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग क्या है देखो, पहले तो ये तो सिंपल सा ही बात है, तो मैं बता चुका हूँ आपको, पढ़ रहा एक बार। इफ टू ट्राइंगल ABC एंड DEF आर कॉन्ग्रुएंट देन वी राइट दिस, मतलब दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, दिस वी ऑलरेडी नो। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि मीनिंग क्या होगा। मीनिंग यही होगा कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस तरीके से आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये चीज़ कि इफ ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल XYZ, फिर से वही बात है, आप देख लो एक बार, जज कर लो, बिना इन सब को देखे आप बताओ तो कि PQR कॉन्ग्रुएंट टू XYZ है तो P किससे इक्वल होगा? X, Q किससे इक्वल होगा? Y, Z किससे इक्वल होगा? R, PQ किससे इक्वल होगा? XY, QR किससे इक्वल होगा? YZ एंड PR किससे इक्वल होगा? XZ। क्लियर है मेरे ख्याल में? और वही चीज़ यहाँ नीचे लिखा हुआ देखो कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अगला मेन चीज़ जो हम लोग को पढ़ना है वो है कि रूल्स फॉर या क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स टू बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये रूल्स भी आप लोग को पहले से पता है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज व्हाट? SAS। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? साइड एंगल साइड। और ये बोलता क्या है हमको? ये हमको बोलता है कि देखो मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा भी देता हूँ। ये हम लोगों को बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल के अंदर में दो साइड एक दूसरे से इक्वल हो जाए, ठीक है ना, और उनके बीच वाला एंगल भी एक दूसरे से इक्वल हो जाए, तो उस टाइप का ट्राइंगल एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। ये है SAS का मीनिंग। इज दैट ओके एंड क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका? ASA या फिर AAS। ये क्या बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल के अंदर में दो एंगल इक्वल हो जाए पहले तो, और फिर उन दोनों एंगल के बीच वाला साइड भी अगर आपस में इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। या फिर इसको आप अगर AAS के फॉर्मेट में सोचोगे तो ये बोलता है कि दो एंगल पहले इक्वल हो जाएं और एक पेयर ऑफ साइड इक्वल हो जाए। जरूरी नहीं कि बीच वाला ही हो, बीच वाला हो तो भी चलेगा और अगर बीच वाला ना हो तो भी चलेगा, लेकिन SAS के केस में बीच वाला होना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे ये साइड इक्वल है और सपोज करो कि ये साइड इक्वल है, तो दोनों इक्वल साइड के बीच वाला एंगल ही चाहिए होगा मेरे को, मैं कुछ दूसरा एंगल लेके काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें लेकिन साइड को बीच वाला होना जरूरी नहीं है, बाहर वाला साइड भी हो सकता है, वो भी चलेगा, ठीक। नेक्स्ट है अपना SSS। तो SSS तो बहुत सिंपल है कि तीनों साइड से क्या होना चाहिए? इक्वल। तीनों साइड से क्या होना चाहिए? इक्वल। तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्या आता है अपना? RHS क्या बोलता है कि पहले एक राइट एंगल सेम होना चाहिए, इसका 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री। उसके बाद में हाइपोटेनस को सेम होना बहुत जरूरी है दोनों ट्राइंगल के अंदर में, और हाइपोटेनस के अलावा एक और साइड कोई ना कोई क्या हो जाए? इक्वल। तो वो दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। दीज आर द 5 रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी। एक बार मेरे को बताओ बिना देखे क्या क्या रूल्स था? SAS, ASA या फिर AAS, उसका 2 नाम है, फिर RHS, फिर SSS। 4 ही हुआ, 5 क्यों लिखा हुआ था? अच्छा, शायद राइटिंग में ही एरर है, ठीक है। 4 ही रूल, फालतू का यहाँ 5 लिखा हुआ था, ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में, ओके। इसके बाद में देखो यहाँ तक हो गया आपका क्लास 9 का जो है वो यहाँ पर हो गया दी एंड। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हम लोग का क्लास 10, ठीक है। अब क्लास 10 में देखो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है सिमिलर फिगर्स। आप मेरे को एक बार फिर से रिमाइंड कराओ कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या क्या होता था? सेम साइज एंड सेम शेप। सिमिलर फिगर क्या बोलता है कि शेप का सेम होना मैंडेटरी है, साइज सेम हो तो भी चलेगा और सेम नहीं हो तो भी चलेगा। फिर रिपीट करता हूँ, देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या क्या पैरामीटर आपको चाहिए था? साइज एंड शेप बोथ मस्ट बी सेम। सिमिलर फिगर में आपको क्या चाहिए कि साइज का सेम होना नेसेसरी नहीं है, बस शेप क्या होना चाहिए आपका? सेम। शेप क्या होना चाहिए आपका? सेम। तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइज, लेकिन डिफरेंट साइज होना जरूरी नहीं है। साइज अगर सेम भी हो गया तो भी मतलब क्या कि हम उसको सिमिलर बोल देते हैं। मैं इसको काट ही देता हूँ। सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स, ठीक है। सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। एक सेकेंड, आप इस डेफिनेशन को ऐसे याद रखो, ठीक है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक बार मेरे को रिमाइंड कराओ, समझाओ मेरे को कि किसको बोलोगे आप सिमिलर फिगर? ज्योमेट्री बोलो। मैं आऊँगा अगले पॉइंट पे, वही है हम लोग के पास में, ठीक है, आएंगे उस पर एक बार। लेकिन आप डेफिनेशन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वैसे दिमाग में रखना, ठीक है। सिमिलर फिगर होने के लिए देखो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या है कि शेप भी सेम होना जरूरी है, साइज भी सेम होना जरूरी है। लेकिन सिमिलर फिगर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ शेप सेम होना जरूरी है,
साइज सेम हो तो भी आप सिमिलर बोल सकते हो, और साइज अगर डिफरेंट हो तो भी आप उसको सिमिलर बोल सकते हो, लेकिन सेम क्या होना चाहिए दोनों के बीच में? शेप। तो इसीलिए डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग सेम शेप आर नोन एज व्हाट? सिमिलर फिगर्स। ठीक है, अब जैसे इन तीनों फिगर को देखो तो देखने में तो बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, लेकिन साइज जो है वो थोड़ा छोटा बड़ा है, तो इन दोनों को हम क्या, तीनों को क्या बोल सकते हैं हम लोग? सिमिलर फिगर। फिर आप देखो यहाँ पर एक तो घड़ी है और दूसरा पिज़्ज़ा है, लेकिन दोनों देखने में कैसा होता है? गोल ही होता है। साइज थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है कि क्या पता वो बड़ा हो ये छोटा हो, या क्या पता ये बड़ा हो वो छोटा हो, लेकिन इन दोनों को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? सिमिलर फिगर्स। ठीक है, एक्सप्लेन मी वंस मोर कि व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? ज्योमेट्रिक फिगर्स दैट हैव सेम शेप, ठीक है, आर नोन एज सिमिलर फिगर। साइज वाला कोई बात हम मेंशन नहीं करेंगे, साइज सेम भी हो सकता है और साइज डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद में देखो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन बनता है जो आपके दिमाग में हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, लेकिन टू सिमिलर फिगर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर अगर कोई दो आदमी होगा तो उन दोनों का क्या क्या चीज़ सेम होगा? साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा। सिमिलर बोलने के लिए हमको कौन सा पार्ट सेम चाहिए? शेप सेम चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर अगर कोई है तो उनका शेप तो पक्का सेम होगा ही ना, तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंट फिगर का आप हमेशा क्या बोल सकते हो? सिमिलर। लेकिन अगर कोई दो आदमी सिमिलर है तो साइज का तो हमको पता नहीं, साइज सेम भी हो सकता है और साइज डिफरेंट भी हो सकता है। अगर शेप सेम है साथ में साइज भी सेम हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा, लेकिन अगर शेप सेम है और साइज मान लो कि अलग अलग हो गए तो उस केस में सिमिलर तो होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसीलिए पॉइंट क्या है देखो कि टू सिमिलर फिगर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब सिमिलर है तो शेप सेम है, अगर साइज भी सेम है तो ओके इट विल बी कॉन्ग्रुएंट, और साइज अगर सेम नहीं है तो येस इट विल बी सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर कोई दो आदमी कॉन्ग्रुएंट है तो वो हमेशा क्या होगा? सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हो गया कि साइज भी सेम और शेप भी सेम। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलें आगे। ओके, अब ये चीज़ समझ में आने के बाद में नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। क्या है मेन टॉपिक बताओ? सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन। एक बार मेरे को आप और बताओ कि सिमिलर फिगर का मतलब क्या है? जिनका सेम शेप, ठीक है, साइज के बारे में कोई कमेंट नहीं, आर नोन एज व्हाट? सिमिलर फिगर्स। अभी पॉलीगॉन्स का सिमिलैरिटी का देखो थोड़ा सा कुछ कंडीशंस है, ये सारा का सारा कंडीशन अगर कोई दो पॉलीगॉन मीट करता है देन वी से कि द पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, लेकिन अगर एक भी कंडीशन मीट करने में वो कामयाब नहीं हुआ देन वी से कि दे आर नॉट सिमिलर। ओके, आओ पढ़ते हैं इसको। देखो एक बार क्या बोला हुआ है ये कि टू पॉलीगॉन्स, यहाँ पे एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, टू पॉलीगॉन हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, पहला बात है कि उनका करेस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल। उनका करेस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल। एंड द लेंथ ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, एंड द लेंथ ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। फिर से रिपीट करता हूँ, देखो टू डिफरेंट पॉलीगॉन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मैं बताता हूँ कि इसका क्या मतलब। देखो सपोज करो कि मेरे पास में दो स्क्वायर है इस तरीके से, एक मानो कि थोड़ा बड़ा सा है और एक सपोज करो कि थोड़ा छोटा सा, ठीक है, साइज। अब यहाँ पर आप देखो कि इसका नाम मैं एक बार ले लेता हूँ, ए बी सी डी, और इसका नाम लेता हूँ मैं पी क्यू आर एस। स्क्वायर है तो सारा एंगल पक्का कितना होगा? 90 डिग्री, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका भी सारा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आया बात समझ? और अगर स्क्वायर ही है तो सारा साइड का लेंथ क्या होगा? इक्वल। तो आप देखो यहाँ पे मानो कि ये 8, ये वाला भी 8, ये वाला भी 8, ये वाला भी 8, लेट से इसमें ले लो आप ये वाला 4, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? 4। आया बात समझ? अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड कि इन दोनों का जो एंगल्स है वो एंगल्स एक दूसरे से क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। सपोज करो कि मैं एंगल ए को कंपेयर करना चाहता हूँ पी से, तो दे आर इक्वल। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, एंड एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल S। आया समझ? और अगर मैं साइड्स के लेंथ को कंपेयर करूं तो यू विल फाइंड कि AD इक्वल है क्या PS से? ये बताओ, इक्वल तो नहीं है, और इक्वल कभी आपको चेक भी नहीं करना, ये याद रखिए। इक्वल आप कब चेक करते हो? कॉन्ग्रुएंसी में। कब चेक करते हो आप? कॉन्ग्रुएंसी में। यहाँ क्या चेक करोगे? सिमिलैरिटी में रेशियो चेक करोगे। क्या चेक करोगे बताओ? रेशियो। और रेशियो चेक करते हैं तो मान लो कि ए बी से स्टार्ट करते हैं, ए बी बाई पी क्यू, बताना जरा क्या आएगा? ए बी कितना है आपका? 8, पी क्यू कितना है? 4, आंसर कितना आ जाएगा? 2। आया बात समझ? फिर आप देखो कि ए बी के बाद में नेक्स्ट आप ले लो बी सी, और बी सी के साथ में वहाँ से क्या ले लोगे? क्यू आर, कितना आएगा बताओ?
8/4 कितना आ जाएगा फिर से 2, हाँ 2 आना भी चाहिए। BC के बाद में क्या ले सकते हो यहाँ से बताओ, CD, और वहाँ से आप ले सकते हो RS। अगेन इसमें भी आप देखोगे कि 8/4 कितना आ जाएगा 2, और लास्ट आप ले सकते हो मेरे ख्याल में यहाँ से DA, और यहाँ से ले सकते हो मेरे ख्याल में SP, और इसको भी सॉल्व करेगा तो 8/4 अल्टीमेटली कितना आएगा 2। ये वो क्राइटेरिया है कि द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम फॉर ऑल पेयर ऑफ साइड्स। आया बात समझ कि जैसे इस पेयर के लिए कितना आया 2, इस पेयर के लिए भी कितना आया 2, इस पेयर के लिए भी कितना आया 2, और इस पेयर के लिए भी कितना आया 2। तो इस टाइप के फिगर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर फिगर्स। क्या बोल सकते हैं बताओ, सिमिलर फिगर्स। लेट मी शो यू समथिंग एल्स, कुछ कॉन्ट्रास्ट दिखाता हूँ और अच्छे से दिमाग में आप लोग के बैठेगा। सपोज करो कि जैसे ये एक फिगर, ये स्क्वायर हो गया, एंड लेट मी ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें आप क्या देखोगे, देखो कि इसमें 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, नाम दे देते हैं, मान लो कि A B C D, इसका नाम ले लो P Q R S, ठीक है। और साइड्स का लेंथ जो है वो मान लो कि 8 8 8 एंड अगेन 8, और इसके अंदर में एक आप ले लो 2 तो ऑपोजिट वाला भी 2, एक आप ले लो 4 तो ऑपोजिट वाला भी कितना हो जाएगा 4। वापस से जब आप एंगल कंपेयर करोगे ना तो इसका सारा एंगल 90 डिग्री है, उसका भी सारा एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल में तो कोई झमेला नहीं आएगा। क्या मिलेगा आपको बताओ, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, और बताओ एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल S। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? लेकिन जब आप साइड्स का रेशियो चेक करो तो फर्स्ट वाले से क्या होगा, देखो मान लो कि AB के नीचे आप PQ डालते हो सपोज करो, तो AB बाई PQ क्या आएगा आपके पास में 8/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। फिर नेक्स्ट जब आप निकालोगे BC अपॉन QR, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में BC डिवाइडेड बाई QR। BC का आंसर कितना है, वैसे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, नहीं ठीक ही लग रहा है। BC का आंसर है 8 और QR का आंसर कितना है 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ये दोनों साइड्स का रेशियो बताओ मेरे को कि सेम आया कि अलग अलग है। तो क्या हम इसके आगे प्रोसीड करें कि यही बोल देंगे कि दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा था, सिमिलर हो रहा था। आया बात समझ। अब एक बार कंडीशन को और थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई करो, फिर मैं एक और फोटो बना के दिखाऊंगा आपको। 2 पॉलीगॉन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, पहला कंडीशन, विल बी कॉल्ड सिमिलर टू ईच अदर इफ द फर्स्ट पॉइंट इज उनका करेस्पॉन्डिंग एंगल सारा का सारा क्या होना चाहिए, इक्वल, और जितना भी पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन सब का लेंथ इक्वल होना चाहिए कि रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। और रेशियो सेम होने वाले चीज़ को ही हम लोग कहते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं बताओ, प्रपोर्शन। या तो आप ऐसे बोल दो कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड शुड बी सेम, या फिर एक सिंगल वर्ड में आप क्या बोल सकते हैं कि दे शुड बी प्रपोर्शनल टू ईच अदर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का क्लियर। ये वाला जो फिगर था इसमें ये सिमिलर था कि नहीं था, ये था। ये वाला सिमिलर था कि नहीं था, ये क्यों सिमिलर नहीं था, एंगल मैच नहीं हो रहा था कि रेशियो मैच नहीं हो रहा था, रेशियो मैच नहीं हो रहा था। अब मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ और एक और सिचुएशन समझाता हूँ। सपोज करो कि आपके पास में एक तो चलो आप स्क्वायर ही ले लो ऐसा, ठीक है, और एक आप ले लो रोम्बस, मान लो कि ऐसा, ठीक है। और सपोज करो कि स्क्वायर का सारा जो लेंथ है वो मान लो कि वापस से 8 8 8 8, मान लो कि ये है P Q R और सपोज करो S, और ये है सपोज करो कि A B C D, और मान लो कि इसको दे देते हैं हम कुछ भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो मैं 4 लिखूँगा तो ऐसे क्या है कि मज़ा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, अच्छा ये 4 है सच में। चलो अब छोटा हो गया 4 4 4 4, ठीक है ना। अब इसमें जब आप साइड्स का रेशियो चेक करोगे तो वो तो मस्त एकदम 2 आएगा सारा का सारा। PQ बाई AB कितना आ जाएगा 8/4, दिस इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली QR बाई BC कितना आएगा बताओ, अगेन 8/4 इज इक्वल्स टू 2। फिर नेक्स्ट मान लो कि RS बाई क्या CD कितना आएगा फिर से बताओ, 8/4 इक्वल्स टू 2। और लास्ट में वापस से क्या चाहिए हमको, SP बाई क्या AD, ये भी कितना आ जाएगा बताओ, 8/4 दिस इज इक्वल्स टू 2। तो साइड्स का रेशियो तो सारा का सारा मैच कर रहा है, लेकिन स्क्वायर के अंदर में सारा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और रोम्बस के अंदर में कितना एंगल 90 डिग्री होगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं। रोम्बस का एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो साइड्स का रेशियो तो बहुत अच्छे से मैच हो रहा है, लेकिन एंगल्स मैच नहीं हो रहे हैं। देयरफॉर अगेन आई विल क्लेम कि देखो ये लोग सिमिलर नहीं है। सिमिलर होने के लिए क्या क्या चीज़ मैच होना जरूरी है, एंगल सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रेशियो ऑफ साइड सेम होना चाहिए, और एक चीज़ और है वो है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है
कि 4 साइड वाला और 4 साइड वाला फिगर को ही कंपेयर कर सकते हो आप क्वाड्रिलेटरल को पेंटागन के साथ में कंपेयर नहीं कर पाओगे। 5 साइड वाला और 4 साइड वाला को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ये 5 साइड वाला और 6 साइड वाले को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। देखो कितना क्लियर हुआ, पूरा क्लियर है। अच्छा, अगर पॉलीगॉन्स का सिमिलरिटी क्लियर है हम लोग को, तो ट्राइंगल्स के बारे में क्या विचार है आपका? ट्राइंगल्स भी एक टाइप का पॉलीगॉन ही होता है, ठीक है। कितने साइड वाला पॉलीगॉन होता है वो? 3 साइड वाला पॉलीगॉन होता है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा, देखो क्या, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो जैसे पॉलीगॉन 2 सिमिलर कब होगा, मेरे को फिर से बताओ। नंबर ऑफ साइड सेम, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम, ठीक है। ट्राइंगल्स के अंदर में व्हेनेवर आई ट्राई टू कंपेयर 2 ट्राइंगल्स, तो नंबर ऑफ साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल होगा, उसको लेके मुझे माथा पेची नहीं करना है। नेक्स्ट मुझे चेक क्या क्या करना है कि एंगल्स इक्वल है कि नहीं, करेस्पॉन्डिंग, और क्या रेशियो ऑफ साइड सेम है कि नहीं। तो अगर किसी 2 ट्राइंगल के अंदर में, ठीक है ना, उनका करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए और साथ ही साथ क्या हो जाए, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उन दोनों ट्राइंगल को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। उन दोनों ट्राइंगल को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। कितना क्लियर है यहाँ तक बताओ? थोड़ा पूरा पक्का। इसके अंदर एक छोटा सा डेफिनेशन है और फिर एक बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज, उसको भी करके सल्टा ही देते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन क्या है, पढ़ो। डेफिनेशन ऑफ इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, ये एक नया वर्ड है आपके लिए, इक्वी एंगुलर, ये आज के बाद में आपको याद रखना है, ठीक है। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स का मतलब ये होता है कि 2 अलग अलग ट्राइंगल जिनमें पहले ट्राइंगल का 3 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ में क्या हो, इक्वल। याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों ट्राइंगल का तीनों एंगल एक दूसरे से सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। आया बात समझ? तो देखो, 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट, इक्वल। बोलो, मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ABC कॉमा मानो कि PQR दे आर इक्वी एंगुलर, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि एंगल A का वैल्यू एंगल P के वैल्यू से इक्वल होगा, एंगल B का आंसर एंगल Q के आंसर से इक्वल होगा, और एंगल C का आंसर एंगल R के आंसर से इक्वल होगा। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। मेरे ख्याल याद रखेंगे इस चीज़ को। इसके साथ में आपके फर्स्ट पार्ट का थ्योरी पूरा का पूरा ओवर। अब एक एकदम बच्चा वाला एक्सरसाइज है, उसको करके खत्म करते हैं। देखो इसको, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? व्हाई नॉट कॉन्ग्रुएंट? साइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसमें, सिमिलर। नेक्स्ट देखो, ऑल स्क्वायर्स आर डैश, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? अगेन आई विल से कि सिमिलर, क्योंकि साइज बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिमिलर तो पक्का होगा ही। नेक्स्ट है कि ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? इक्विलेटरल, ठीक है ना, 60-60-60 एंगल मैच करेगा इसका, इक्विलेटरल, ठीक है। मेरे ख्याल में चलेगा ये चीज़। फिर 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, और बी ऑप्शन में बोला हुआ है कि देयर करेस्पॉन्डिंग, अच्छा एंगल्स नहीं, इसमें साइड्स होना चाहिए था, साइड्स आर डैश। बोलो एंगल्स के साथ में क्या वर्ड लगाओगे, इक्वल, और साइड्स के साथ में क्या वर्ड लगाओगे, प्रपोर्शनल। आया बात समझ? अच्छा, यहाँ पर आइसोसेलेस इक्विलेटरल में कन्फ्यूजन है कि क्लियर है ये चीज़। देखो, 2 ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए एंगल्स को तो सेम होना ही पड़ेगा। क्या जरूरी है कि 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल का एंगल सेम होगा? मेरे ख्याल में नहीं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एंगल सेम होना जरूरी है कि सेम होना जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है, लेकिन इक्विलेटरल का एंगल्स हमेशा क्या होगा, सेम, इसीलिए इक्विलेटरल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। क्लियर है मेरे ख्याल में? नेक्स्ट देखो, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एज वेल एज नॉन सिमिलर फिगर। 2 सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल दो, क्या क्या हो सकता है? हाँ, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सपोज करो कि 2 सर्कल, या फिर सपोज करो कि 2 स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से सिमिलर हो जाएगा। यह सपोज करो कि 2 स्क्वायर ले लेते हो आप, ठीक है ना, एक मान लो कि बड़ा स्क्वायर ले लो और एक छोटा स्क्वायर ले लो, ठीक है। मतलब एक आप ले लो स्क्वायर जिसका साइज मान लो कि 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर कुछ वैसा हो जाए, और एक आप ले लो कि 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर वैसा हो जाए। 2 एग्जाम्पल देना है जो लोग नॉन सिमिलर फिगर हो। एक ट्राइंगल ले लो और एक स्क्वायर ले लो, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस बेचारे के पास में 4 साइड है और इसके पास में केवल 3 साइड है, तो ये लोग तो कभी कंपेयर ही नहीं हो सकते, तो सिमिलर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। या आप इसके साथ में ना सर्कल भी अटैच कर सकते हो कि सर्कल और स्क्वायर भी कभी भी सेम या सिमिलर तो नहीं हो सकता। आया बात समझ? लास्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। एक ये क्वाड्रिलेटरल है, एक ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है? एंगल्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है। साइड के रेशियो वाला तो करेगा ही शायद। 1.5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, हाफ। 1.5 डिवाइडेड बाई 3 फिर से कितना आ जाएगा, हाफ। और सारे पार्ट का रेशियो कितना रहेगा, हाफ।
खाली एंगल्स वाला जो बात है तो इसमें सारा एंगल कितना है 90 डिग्री और इसका एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, देयरफॉर दे कैन नॉट बी सिमिलर। क्लियर है मेरे ख्याल? ओके चलो आज यहाँ रुक जाएंगे।